नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के उस दर्दनाक पल की जिसने न सिर्फ दो शहरों को तबाह कर दिया बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान की तरक्की के साथ जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो शुरू होती है जापान के आज के शांत और खूबसूरत शहरों से और ले जाती है हमें 1945 की उस भयावह सुबह तक जब इंसान ने पहली बार परमाणु ताकत का इस्तेमाल किया। तो चलिए शुरू करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी, एक ऐसा सच जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। आज जब आप जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी को देखते हैं तो आपको शायद यकीन न हो कि कभी ये जगहें इतनी तबाह हुई थीं कि वहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया था। लेकिन सिर्फ कुछ दशक पहले यहीं पर इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक घटी थी। एक ऐसा पल जब इंसान ने अपनी ही बनाई हुई ताकत से खुद को झकझोर दिया था। ये बात है दूसरे विश्व युद्ध की, जो 1939 में शुरू हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। धीरे धीरे पूरी दुनिया इसमें खींचती चली गई, जिसमें एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे और एलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में सोवियत यूनियन और अमेरिका दूसरी तरफ। शुरुआत में अमेरिका इस जंग से दूर रहना चाहता था क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऐसी किसी बड़ी लड़ाई में फिर से नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन उनके इस इरादे को तब जबरदस्त झटका लगा जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। पर्ल हार्बर हवाई में अमेरिकन नेवी का एक बड़ा बेस था। जापान ने ये अचानक हमला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने जापान को तेल और दूसरे जरूरी संसाधनों की सप्लाई बंद कर दी थी। जापान एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था और उसे लगा कि अगर अमेरिकन नेवी को कमजोर कर दिया जाए तो उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इस हमले में अमेरिकन नेवी को भारी नुकसान हुआ और 2400 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद अमेरिका के पास युद्ध में कूदने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। तो 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इसी के साथ अमेरिका आधिकारिक तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया। अब आते हैं 1945 की गर्मियों तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर करीब 6 साल से चल रहा था। यूरोप में तो जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पैसिफिक ओशन में जापान से लड़ाई अभी भी जारी थी। ये लड़ाई बहुत ही क्रूर और खूनी थी। ओकिनावा को ही ले लीजिए। उस आइलैंड पर कब्जा करने के लिए 12,000 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक और करीब 1 लाख जापानी लोग मारे गए, जिनमें से कई आम सिविलियन थे। जापान पर सीधे जमीन से हमला करने की योजना, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल कहा गया था, उसमें लाखों और सैनिक मरने का अनुमान था। इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने में एकदम गुप्त तरीके से एक छुपकर किया जा रहा साइंस का काम अपने आखिरी दौर में था। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते थे। ये इतना बड़ा काम था कि इसमें 1,30,000 से ज्यादा लोग लगे हुए थे और इस पर लगभग $2 बिलियन का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से करीब $28 बिलियन होंगे। उनका मकसद था एटम की ताकत का इस्तेमाल करके एक ऐसा हथियार बनाना जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। रूजवेल्ट की मौत के बाद नए नए प्रेसिडेंट बने हैरी एस ट्रूमन के सामने एक मुश्किल फैसला था, या तो जापान पर भयानक जमीनी हमला करें या इस नए अनछुए हथियार का इस्तेमाल करें। उम्मीद ये थी कि एटम बॉम्ब से जापान तुरंत सरेंडर कर देगा और इससे बिना किसी और बड़े नुकसान के युद्ध खत्म हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर B-29 बॉम्बर एनोला गे, जिसके पायलट कर्नल पॉल टिब्बिट थे, हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरा। ये करीब 3 लाख लोगों का शहर था जो अपने सेना के ठिकानों के लिए जाना जाता था, पर यहाँ आम लोगों की जिंदगी भी बहुत आम थी। विमान से एक बॉम्ब छोड़ा गया, मजाक में जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था, और वो शहर से 600 मीटर ऊपर फटा। धमाके वाली जगह पर तापमान पल भर में 3980 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म था। हवा खुद जलने लगी। धमाके वाली जगह से 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग थे वे पल भर में भाप बन गए। पत्थरों पर उनकी बस परछाइयां ही रह गईं। एक बहुत बड़ा फैलता हुआ आग का गोला सब कुछ निकल गया। इसके बाद एक भयानक शॉक वेव आई जो करीब आवाज की गति से शहर में फैली और 2.5 किलोमीटर के दायरे में हर इमारत को जमींदोज कर दिया। फिर तूफानी हवाएं चलीं जो मलबे को उड़ाती हुई आग के तूफान पैदा करती रहीं, जो घंटों तक जलते रहे।
जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि रोशनी 1000 सूर्यों से भी ज्यादा तेज थी, जिसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने लोगों को अपनी चमड़ी लटकते हुए भयंकर जले हुए घावों के साथ चलते देखा और ऐसी चीखें सुनी जो उन्हें जिंदगी भर परेशान कर। शहर एक सुलगते हुए खंडहर में बदल गया था। इस भयानक तबाही के बावजूद जापान ने तुरंत सरेंडर नहीं किया। तो ठीक 3 दिन बाद 1945 को एक दूसरा B-29 विमान बॉक्सकार अपने पहले टारगेट कोकुरा की ओर बढ़ा, लेकिन वहां बादल थे। प्लेन ने अपना रास्ता बदलकर अपने दूसरे टारगेट की तरफ रुख किया, नागासाकी। सुबह 11:02 पर फैटमैन नाम का बॉम्ब, जो लिटिल बॉय से अलग और ज्यादा शक्तिशाली था, फटा। नागासाकी के पहाड़ी इलाकों ने कुछ हद तक शहर को बचाया, जिससे हिरोशिमा जैसी पूरी तबाही नहीं हुई। फिर भी इंडस्ट्रियल उराकामी वैली पूरी तरह से तबाह हो गए। गर्मी, धमाका, आग का तूफान, सब कुछ फिर से दोहराया गया, एक और वैसा ही अकल्पनीय खौफ। हालांकि तुरंत मरने वालों की संख्या अलग अलग बताई जाती है, पर अनुमान है कि 1945 के अंत तक हिरोशिमा में लगभग 90,000 से 1,40,000 लोग मारे गए थे और नागासाकी में 60,000 से 80,000 लोग। और ये संख्याएं सिर्फ तुरंत मरने वालों की हैं। धमाके के साथ डर खत्म नहीं हुआ। अदृश्य दुश्मन यानी रेडिएशन अपना चुपचाप काम करता रहा। जो लोग शुरुआती धमाके से बच गए थे, उनमें से कई रेडिएशन बीमारी से पीड़ित हुए, जिससे बालों का झड़ना, शरीर के अंदर से गंभीर खून बहना और दशकों तक कैंसर, ल्यूकीमिया और जन्म के समय होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया। इन बचे हुए लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है और उन्होंने उस दिन के शारीरिक और मानसिक दोनों जख्म झेले। 15 अगस्त को नागासाकी के सिर्फ 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। एटम बॉम्ब्स ने बेशक युद्ध को तेजी से खत्म किया, लेकिन उन्होंने एक डरावने नए युग की भी शुरुआत की, न्यूक्लियर एज। आज हिरोशिमा और नागासाकी चमकते धमकते फिर से बने शहरों के रूप में खड़े हैं, इंसान के मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत के प्रतीक। लेकिन उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वे पीस के ग्लोबल सिंबल हैं, परमाणु हथियारों को खत्म करने की वकालत करते हैं। हिरोशिमा में ए बॉम्ब डोम के जले हुए अवशेष एक दिल दहला देने वाली याद दिलाते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये लड़ाई के भयानक नतीजों और साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बड़ा सबक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, जीत की कौन सी कीमत बहुत ज्यादा होती है और ऐसे विनाश को फिर कभी न दोहराने के लिए हमें कौन से सबक याद रखने चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो कृपया इसे शेयर करें। आइए इन जरूरी बातों को जिंदा रखें। इतिहास के इस अहम मोड़ पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।